पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब प्रियंका मारिया से मिलने के लिए जाती है तो वह उस पर अपनी मां की हत्या का इल्जाम लगा देती है और कहती है कि वह उससे उसका बदला जरूर लेगी। जिस तरह से उसने उसकी मां को छीन लिया वह भी उससे उसका सब कुछ छीन लेगी, यहाँ तक कि उसका प्यार भी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और रियल स्टोरी के बारे में बताया जाता है जो कि उस किताब में लिखी हुई थी। एम्पायर की सबसे कुख्यात विलन है प्रियंका कारफर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सेल, अति संवेदनशील स्वभाव की थी, जो कि हमेशा किसी और पर ही अपने कार्यों का गुस्सा निकालती रहती थी। और जब मारिया को रिकार्डो से प्यार हो गया तो इससे प्रियंका को ईर्ष्या होने लगी और उसने उसे मारने की योजना बनाई। प्रियंका जिसने कि रिकार्डो और मारिया के बीच परेशानियां खड़ी करके उन्हें अलग करना चाहती थी। अंततः मारिया की मां मैगी की हत्या करने में वह सफल रही। यह उस किताब की कहानी की सच्चाई थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी मारिया ने उसकी मां को मारने का इल्जाम प्रियंका पर लगा दिया। प्रियंका एक बैंक्वेट में आई हुई थी और उसे देखकर लेडीज, ओ माय लेडी प्रियंका, आज आप भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, सच में आपकी ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है। प्रियंका हेलो कहते हुए वहां से चली जाती है और लेडीज फुसफुसाती रहती हैं कि ओ माय गॉड, आपने सुना लेडी प्रियंका ने उसकी मां को जहर दे दिया है, वो भी कपकेक में मिलाकर। और हाँ, आपने ठीक कहा, वह दयालुता तो सिर्फ इसीलिए दिखा रही थी ताकि वह अंत में उनके करीब जाके उन्हें जहर दे सके। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसके पास तो वैसे भी सब कुछ था, तो आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहेगी? क्या आपको यह आश्चर्य की बात नहीं लगती? ओ हाँ, कहा जाता है कि उसने यह सब ईर्ष्या के कारण मजबूर होकर किया। यह सौम्य चेहरा सिर्फ एक मुखौटा है। उसने कहा कि उसे अपने परिवार के प्रति सम्मान के कारण उसे अच्छा व्यवहार करने की जरूरत पड़ती है। वह इतनी घिनौनी कैसे हो सकती है? स्वर्ग में न्याय भी उसका इंतजार कर रहा होगा। इस तरह से प्रियंका के कई सारे रूमर्स फैल गए। उसके बारे में फैल गया कि उसने मारिया की मां को जहर दिया है और वह अपनी सफाई में उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि यह उस पर ही उल्टा पड़ सकता था, इसीलिए वह बैंक्वेट से चली आती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। प्रियंका उस किताब को पढ़ते हुए विचार करती रहती है कि यह अफवाहें केवल अस्थायी हैं और चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उसने इस चीजों के बारे में इतना ज्यादा प्रयास किया तो आखिर यह कहानी क्यों नहीं बदल रही? आखिर उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए? और जब उसने इसमें इस कहानी को बदलने की इतनी ज्यादा कोशिश की तब भी कुछ भी नहीं हुआ, तो अब वह कोशिश करने का कोई फायदा भी है या नहीं? वह चाहे इसके लिए जितना ज्यादा लड़ना चाहे लड़ सकती है, लेकिन उसका भाग्य क्या कभी भी बदलने वाला नहीं है। और अचानक से दरवाजा खटखटाते हुए पाइनिया लेटर्स लेकर आती है। माय लेडी, आज मौसम बेहद खूबसूरत है, आपको बाहर टहलना चाहिए। और इस बार भी 3 ही लेटर आए थे जो कि उसके पास दर्जनों की संख्या में आया करते थे। पाइनिया लेटर्स को प्रियंका के पास लाते हुए, माय लेडी, मुझे लगता है कि बगीचे में फूल भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से खिल रहे होंगे, आपको टहल लेना चाहिए या फिर शायद हमें लैला से मिलने के लिए जाना चाहिए, वो आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी माय लेडी। माय लेडी, माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि आप बाहर घूमेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। यह सुनकर प्रियंका, पाइनिया, क्या आप अभी भी मुझसे डरती हैं? और पाइनिया घबराते हुए, नहीं नहीं माय लेडी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रियंका चिल्लाते हुए, तो फिर आप मुझे बार बार घर छोड़ने के लिए दबाव क्यों डाल रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि मेरी सार्वजनिक रूप से भी बेइज्जती हो? लेकिन पाइनिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वह मानती है कि पहले उसे प्रियंका से डर लगता था, लेकिन अब उसके साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता है और वह बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। वह उससे अब इतना नहीं घबराती है। वह हमेशा ही उसके लिए शुक्रगुजार है क्योंकि उसने उसकी तनख्वाह को भी बढ़ा दिया है और उसे कई प्रकार के गिफ्ट देती रहती है जो कि उसके भाई बहनों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। यह सुनकर प्रियंका सरप्राइज होते हुए, तो क्या आपको लगता है कि पैसे और उपहार किसी को भी एक अच्छा इंसान बना देते हैं?
पायनिया जल्द ही प्रियंका का जेंटली हाथ पकड़ते हुए, मेरा मतलब बिल्कुल यह नहीं था कि आप अनाथालय के बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा करें। मैं बस कहना चाहूंगी कि आपको अफवाहों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। यह तो अजनबी लोग बकवास सी बातें करते हैं। मैं जिस प्रियंका नाम की लेडी को जानती हूँ वह सचमुच बहुत ही ज्यादा दयालु है। वह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अनाथालय के बच्चे हों, लॉर्ड रिकार्डो हों या फिर डायरेक्टर हों, कोई भी वह व्यक्ति जो आपको अच्छे से जानता है माय लेडी, आपके अच्छाई को समझता है, वह जानता है कि आप कैसी इंसान है। इसीलिए इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यह सुनकर प्रियंका को अच्छा महसूस होता है और वह पायनिया को शुक्रिया कहती है। इससे अब उसे अच्छा महसूस हो रहा था। और जो कि पायनिया ने बताया है कि आज का मौसम भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसीलिए उन्हें सैर पर तो तैयार होकर निकलना ही चाहिए। जल्द ही पायनिया और प्रियंका दोनों ही गार्डन में टहलने के लिए आ जाती हैं। मौसम बहुत ही ज्यादा सुंदर था, चारों ओर फ्लावर खिल रहे थे और पायनिया एक्साइटेड होते हुए, सच में इतना साफ मौसम है, यह बहुत ही ज्यादा सुहावना है, अंदर जाने का तो सच में मन ही नहीं कर रहा। ओह माय लेडी, मुझे लगता है कि हमें बगीचे में ही बैठकर थोड़ी सी चाय पीनी चाहिए। इतने सुंदर से मौसम में कितना मजा आएगा। बस मुझे एक पल दीजिए, मैं अभी पूरी व्यवस्था कर देती हूँ और फिर आप साथ में बैठकर मजे लेना, ठीक है? पायनिया ने प्रियंका का मूड और भी ज्यादा अच्छा कर दिया था। उसे अच्छा महसूस हो रहा था और वाकई मौसम बहुत ही ज्यादा शानदार था। हवा, मौसम, सब कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। काश उसके साथ इस समय अभी रिकार्डो होता तो उसे और भी ज्यादा बेहतर महसूस होता। प्रियंका इस बारे में सोचती ही रहती है कि अचानक से उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो पलटकर देखती है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि रिकार्डो होता है, जिसे देखकर वह सरप्राइज हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि वह यहाँ पर होगा। रिकार्डो को इस तरह से देखकर प्रियंका को अजीब सा ही महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि वह कुछ चीजों के बारे में उससे पूछने के लिए आया है और वह जैसे कि उस पर विश्वास ही नहीं करता हो। शायद वह इन सब चीजों के बारे में उससे गुस्सा हो। रिकार्डो को देखकर प्रियंका को मारिया की बातें याद आ जाती हैं, जिसने आखिरी बार कहा था कि वह उससे उसके सब चीजें छीन लेगी, उसका स्टेटस, उसकी पावर, उसकी सारी चीजों को छीन लेगी, यहाँ तक कि उसका प्यार भी। और शायद यही अब उसके साथ होने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। जल्द ही रिकार्डो और प्रियंका चाय पीने के लिए गार्डन में बैठ जाते हैं और रिकार्डो को जानना था कि आजकल वह अनाथालय में आसपास ज्यादा दिखाई नहीं देती और प्रियंका का मानना था कि वह बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, इसीलिए इसके लिए उसके पास समय नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि प्रियंका पूरी तरह से इसके बारे में झूठ बोल रही थी। सामाजिक दायित्वों और पत्राचार में भारी कमी के कारण उसके पास काफी खाली समय था, लेकिन वह उस जगह पर नहीं जा सकती। इसके अलावा यदि वह बाहर निकलेगी तो अफवाहें और भी ज्यादा फैलेंगी, इसीलिए उसका घर से बाहर निकलने का कोई भी मतलब नहीं है और न ही जरूरत। और स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है कि यदि वह अनाथालय में भी जाती है तो उसे पाखंडी कहा जाएगा और शायद वह इसे एक बहाना भी बना दे। रिकार्डो को नाम पुकारते हुए देखकर प्रियंका को लगता है कि आखिरकार वह अपने मन की बात को कहने के लिए तैयार है, इसीलिए वह शांत रहेगी लेकिन इससे पीछे नहीं हटेगी। भले ही वह उससे उसके बारे में पूछताछ करे या फिर दोषी ठहराए, भले ही वह उसकी एंगेजमेंट को तोड़ने की बात करे, लेकिन वह अपने जवाब को जरूर देगी। लेकिन अचानक से ही रिकार्डो पूछता है कि क्या आज आपने सुबह का नाश्ता कर लिया है? और यह सुनकर प्रियंका सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर अचानक से ही उसे ब्रेकफास्ट करने के बारे में क्यों पूछ रहा है। प्रियंका सरप्राइज होते हुए, ओ माफ करना, आप नाश्ते के बारे में पूछ रहे हैं? ओ मैंने सुबह सेब और एक अंडा खाया था, बस इतना ही। यह सुनकर रिकार्डो, मुझे लगता है कि आपको सुबह के समय में भरपेट और संतुलित भोजन करना चाहिए माय लेडी। प्रियंका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कह रहा है। सच में आप मुझे पोषण संतुलन के बारे में उपदेश देने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए हैं। और रिकार्डो, हाँ शायद आप इस बारे में सही भी हो सकती हैं। प्रियंका, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं।
हैं, प्लीज आगे बढ़िए और अपनी बात को आगे बढ़ाइए। और अचानक से रिकार्डो अपने घुटनों के बल बैठते हुए और जेंटली बियंका का हाथ पकड़ते हुए, ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन था बियंका, मुझे आप पर पूरी तरह से भरोसा है, इसीलिए उन निराधार अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। बियंका आश्चर्य से, क्या सच में आपको मुझ पर विश्वास है? रिकार्डो, हाँ बिल्कुल, मुझे आप पर विश्वास है, आपने किसी की भी हत्या नहीं की है। बियंका, सच में क्या आप इस पर निश्चित हैं, खासकर तब जब आप इतने समय से मेरे प्रति इतने उदासीन जो रहे हैं? रिकार्डो जेंटली, सच में बियंका, आपको इसके बारे में निश्चित होना चाहिए, यह ऐसा होना चाहिए था जब मैं आपके प्रति कठोर हुआ करता था, तो यह अतीत की बात है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं मानता हूँ कि यदि मैं पहले वाला रिकार्डो होता तो शायद आप पर शक करता, हो सकता है कि मैंने अफवाहों के पीछे की सच्चाई की जांच करने के लिए किसी को काम पर रखा होता। तथ्यों के बावजूद इस तरह के कलंक से जुड़े किसी भी व्यक्ति को डचेस के पद पर नियुक्त करना असंभव होगा। लेकिन बियंका, अब हालात बदल गए हैं, मैं आपको जानता हूँ, सच कहूँ तो मुझे उम्मीद थी कि आप ही सबसे पहले अपनी बात रखेंगी। बियंका सरप्राइज होते हुए, लेकिन किसके बारे में? रिकार्डो बताता है कि यह अफवाहें झूठी हैं, मुझे आपकी बात पर विश्वास करना चाहिए। बेशक मैं जानता हूँ कि आप जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी पहले नहीं बोलेगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे यकीन है कि मैं हर हालत में आप पर विश्वास करूंगा। बियंका ने कभी भी नहीं सोचा था कि रिकार्डो उसके बारे में ऐसा सोचेगा, क्योंकि उसने मान लिया था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और रिकार्डो भी उसी पर शक करेगा। लेकिन उसकी बातों को सुनकर अब बियंका को समझ में आ गया है कि वह इस बारे में बिल्कुल गलत थी। रिकार्डो बताते हुए, मैं अपने दिल की बात साझा करना चाहता हूँ बियंका, इसीलिए मुझे आपको इसे बताने दीजिए। बियंका ने कभी भी नहीं सोचा था कि इन चीजों को सुलझाने के लिए बस उन्हें सामने खड़े होकर इस बारे में बात करनी है, उनसे बस इतना ही पूछना था कि उनके मन में एक दूसरे के लिए क्या है और उनकी समस्या पहले ही हल हो जाती। यह जानकर बियंका बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो जेंटली स्माइल करते हुए, सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ रिकार्डो कि आपने मुझे यह बताया। और बियंका को इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर रिकार्डो सरप्राइज हो जाता है और उसे बताता है कि सच में वह हंसते हुए बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। उसने उसे ऐसे कभी भी नहीं देखा, वह बहुत ही ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। भले ही यह कहानी उसके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने से इनकार कर रही हो, लेकिन उनका रिश्ता धीरे धीरे लगातार मजबूत होता जा रहा है, कुछ तो निश्चित रूप से बेहतर हो रहा है, इसीलिए उसे अभी भी इस बारे में हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। बियंका हॉस्पिटल में डायरेक्टर के पास होती है। मुझे मैगी की विजिट लॉन्ग की आवश्यकता है, जो हाल ही में मृत मरीज है। डायरेक्टर बताता है कि यह उसके लिए मुश्किल हो सकता है और वह इसके बारे में माफी चाहता है, लेकिन बियंका को जानना था कि आखिर ऐसा क्यों है। हॉस्पिटल डायरेक्टर भविष्य में संक्रमण या संक्रमण फैलने के रोगों के लिए रोगों के आने जाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। हम चिकित्सा रिकॉर्ड को बाहरी लोगों के साथ यूं ही साझा नहीं कर सकते हैं माय लेडी। और हाँ लेडी बियंका, यदि इसके बारे में बात की जाए तो आप मृतक के फैमिली से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है ना। यह सुनकर बियंका को समझ में आ जाता है कि आखिर वह कहना क्या चाहता है और उसे उससे डर नहीं है, उसे वेंसबरी हाउस से डर लगता है। यह बियंका के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि पहले तो उसने शायद सोचा होगा कि वह कोई आम व्यक्ति को यहाँ पर भर्ती कर रहा है, फिर भी उसे यह सच्चाई पता चली कि वह लेडी मार्किस की पूर्व प्रेमिका थी, तो शायद इसीलिए वह इस बारे में डरा हुआ है, यहाँ तक कि उसकी बच्ची। लेकिन उसे इस बात का पता तब चला जब मैगी पहले ही गुजर चुकी थी। फिलहाल उसके पास बेंसब्री परिवार के आसपास सावधानी से चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा हो सकता है कि मारिया ने उस पर दबाव डालने के लिए बेंसब्री का नाम भी इस्तेमाल किया
दिया हो। बियंका, तो आप यह कहना चाहते हैं कि आप यह जानकारी मुझे नहीं दे सकते क्योंकि मैं मरीज के परिवार की कोई भी सदस्य नहीं लगती। डायरेक्टर, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप मरीज के परिवार से सहमति प्राप्त कर ले तो शायद ऐसा हो सकता है माय लेडी। बियंका, मैंने पहले आपसे व्यक्तिगत रूप से मैगी की देखभाल की गुंजाइश करने का अनुरोध किया था। मैंने ब्लैकफोर्ड नाम से एक सिफारिश पत्र भी भेजा था, है ना? और डायरेक्टर बखूबी बियंका के इस बात से सहमत भी है। बियंका डायरेक्टर को बताती है कि उसने मारिया को आश्वस्त किया था कि उसकी माँ की तबीयत में सुधार होगा। और क्या आपको अब ऐसा नहीं लगता कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि उसकी मृत्यु हो गई? डायरेक्टर घबराते हुए, हमें भी इसका गहन अफसोस है माय लेडी। बियंका को जानना था कि आखिर उसे किस बात का अफसोस हो रहा है। डायरेक्टर घबराते हुए, इस अस्पताल के निदेशक के रूप में मैंने मैगी की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी ली थी। हालांकि जब मृत्यु चिकित्सीय स्थितियों के बजाय बाहरी कारणों के कारण ऐसा होता है तो अस्पताल भी बेबस हो जाता है। आपके सामने मेरे पास कोई भी बहाना बनाने का कोई भी कारण नहीं है लेडी बियंका। बियंका विचार करते हुए और हल्का सा गुस्सा होते हुए, मुझे मरीज की सुरक्षा करने में आपकी विफलता के बारे में सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं कारफट परिवार और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रही हूँ। हमने मैगी की जान बचाने का वादा किया था। यह सुनकर डायरेक्टर घबराते हुए, लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई हैं माय लेडी। मैगी की मृत्यु बीमारी से नहीं बल्कि जहर से हुई है। यह सुनकर बियंका, आपने ठीक कहा, उसे जहर दिया गया था। तो आपने स्वयं ही इसकी पुष्टि कर दी है कि आपके अस्पताल में आपकी देखरेख में किसी व्यक्ति को जहर दिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई। मैगी एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से सिफारिशें लिखी थी और जिनके चिकित्सा खर्चों का मैंने वहन किया था, जिनकी हालात की जानकारी मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे लिया करती थी। वह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। फिर भी आपकी संस्था में उसे मार दिया गया। डायरेक्टर हाथ हिलाते हुए, हमने ऐसा नहीं किया, आप स्थिति को गलत समझ रही हैं। यह सुनकर बियंका गुस्से से, तो क्या अब आप यह कहना चाहते हैं कि मैगी अभी भी जीवित है? वह मर चुकी है और उसे जहर दिया गया था इसी अस्पताल में जहां मैंने उसे आपकी देखभाल में सौंपा था। यह तो काफी बेतुका है ना? इलाज की तलाश में आया एक मरीज अस्पताल के अंदर ही हत्या का शिकार हो गया। स्पष्ट रूप से कहें तो आपकी प्रशासनिक क्षमताएं अब काफी संदिग्ध प्रतीत होती हैं और मुझे पता होता कि यहाँ पर मरीजों की देखभाल ठीक से नहीं की जाती और यह कितना घटिया अस्पताल है, तो मैं मैगी को इस संस्था में कभी भी प्रवेश करने ही नहीं देती। मेरी वित्तीय सहायता भी इसमें शामिल है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह सुनकर डायरेक्टर जल्दी से खड़े होते हुए, प्लीज मिस बियंका रुक जाइए, ऐसा मत कहिए बियंका। तो फिर ठीक है, मुझे बार बार बुलाना बंद करो। और क्या सच में आप कुछ भी इस बारे में नहीं कहना चाहेंगे? यह सुनकर डायरेक्टर गहरी सांस लेते हुए, ठीक है लेडी बियंका, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आइए। जल्द ही बियंका को वह रिकॉर्ड बुक मिल जाती है जिसमें सभी जानकारियों के बारे में लिखा गया था और आने जाने का समय भी स्पष्ट रूप से मिटा दिए गए हैं। लेकिन उसे पक्का यकीन है कि जिस दिन मैगी की मृत्यु हुई उस दिन उससे मिलने के लिए कोई तो आया था। उसके अलावा शायद वेंसबरी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन रिकॉर्ड को देखकर और उनके नामों को देखकर बियंका को एहसास हो जाता है कि जब वह उस रात ब्लैक मार्केट में गई थी तब इस समय यहाँ पर कोई ना कोई तो यहाँ पर जरूर आया था। बियंका नाम को पढ़ते हुए, यहाँ पर कोई वेंसबरी आया था, क्या आपको पता है कि वह कैसा व्यक्ति था? और डायरेक्टर, मुझे इस बारे में यकीन नहीं है, शायद वह लेडी उनकी बेटी ही होगी। हाँ, वही यहाँ पर आई होंगी। बियंका उस जगह को दिखाते हुए, उसे अच्छे से पता है कि लेडी मारिया वेंसबरी के नाम से कभी भी हस्ताक्षर नहीं करती और यह जानकर डायरेक्टर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे इस स्थिति के बारे में
उन्हें नहीं पता था। वहाँ पर मारिया की इस रिकॉर्ड बुक में असली नाम से हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा मैगी की मृत्यु से पहले वाली सुबह वह पहले ही वहाँ पर आ चुकी थी। हालांकि वह वहाँ पर लौट भी सकती थी, लेकिन इसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। और यदि वह इस प्रकार से मारिया के अलावा दूसरों की बात करे तो वेंसब्री परिवार बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसीलिए इसमें मार्किस और उनकी पत्नी का एक ही बेटा है जिसका नाम रिनार्डो है, और उसे बस पता लगाना है कि आखिर उन तीनों में से यह कौन हो सकता है। और यदि बियंका सबसे पहले मार्कियोनीस के बारे में सोचे, उन पर शक करे, तो सबसे ज्यादा शक उन पर ही जाता है। उनके पति के नाजायज बच्चे का यहाँ पर अचानक से ही आ जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, और इसीलिए उस बच्चे को परिवार में गोद लेने से उसे बहुत अधिक तनाव हुआ होगा। इतना ही नहीं, मैगी के ठीक होने के साथ साथ मारिया के माध्यम से की गई कोई भी मांग गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकती हैं, या शायद मैगी का एकमात्र अस्तित्व ही काफी परेशान करने वाला हो सकता है। और तभी भी वहाँ पर स्वयं मार्किस वेंसब्री के बारे में भी बात की जा सकती है, जो कि अजीब तौर पर इस रिकॉर्ड में शायद कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हो, या फिर बात यह भी हो सकती है कि मार्किस कभी अस्पताल नहीं आए हो, यह उनके समझ से पार हो। हालांकि उसे लगता है कि कोई अपने पुराने प्यार को भूल सकता है, लेकिन उसे कभी मैगी से मुलाकात नहीं की, उस लेडी से जिसने उसके बच्चे को जन्म दिया और पाला पोसा, उनकी सबसे प्रिय की, उनकी प्रिय बेटी की माँ, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, वह उनसे एक बार भी नहीं मिले। यह बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। शायद उनके बीच कुछ अनसुलझा इतिहास हो, शायद ऐसा इसीलिए हुआ हो और वह उनसे नहीं मिले हों। और सबसे लास्ट में रिनार्डो, क्या उसके पास अपनी सौतेली बहन की जन्मदाता माँ की हत्या करने का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर सवाल यह है कि क्या वह उसे मार सकता है, तो उसे इसके बारे में एक बार तो विचार करना ही चाहिए। और यदि वह इस पर विचार करे तो उसकी माँ उससे ऐसा करने के लिए कह सकती है, या हो सकता है कि उसने उसे घर के लिए कलंक माना हो, और किसी के दिल में क्या है यह आप कभी भी पूरी तरह से नहीं जान सकते, क्योंकि यदि वह इस समय मारिया के बारे में सोचे तो वह भी पल भर में ही कितनी ज्यादा बदल गई है। तो रिनार्डो को ऐसा करने से क्या कोई रोक सकता है, और क्या वह जिस तरह से विचार कर रही है वह गलत हो सकते हैं। और शायद बियंका को मारिया वेंसब्री पर भी शक करना चाहिए और सूचना में शामिल करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित होते हैं और वह अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। ओह हाँ, डायरेक्टर, इस रिकॉर्ड का रखरखाव कौन करता है? क्या कोई इसे विशेष रूप से संभालता है? डायरेक्टर बताता है कि उसने ठीक समझा। यहाँ पर मौजूद कर्मचारी पहचान पत्र और आने का कारण जानते हैं और समय के साथ सभी विवरण दर्ज करते हैं। और यह जानकर बियंका सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जवाब उससे पहले कभी नहीं किए गए थे। डायरेक्टर बताते हैं कि उन्होंने शायद उसके साथ आई हुई नौकरानी से पूछताछ कर ली होगी, इसीलिए उसे इस बारे में पता नहीं होगा। इसके अलावा जब हमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं मिल पाता तो हम इस रिकॉर्ड के द्वारा उसकी जांच करते हैं। हालांकि हम हर किसी से पूछने की कोशिश करते हैं। आखिरकार यह एक अस्पताल है, उन्हें जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। यह सुनकर बियंका खुश हो जाती है, क्योंकि वह उस व्यक्ति से मिलना चाहती थी और डायरेक्टर उसे तुरंत ही बुला लेता है। वह घबराते हुए आती है। क्या आपने मुझे बुलाया? बियंका उसे देखकर समझ जाती है कि वह पहले से ही कितनी ज्यादा डरी हुई है। वह कहती है कि मैं बस आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वह स्टाफ लेडी जल्दी से रोते हुए, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। और बियंका, आप जितना उत्तर दे सकती हैं उतना ही दे। यदि आपको कोई संदेह हो
तो आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। ये है विजिटर लॉन्ग एंट्री आपके द्वारा ही दर्ज की गई है ना? वह सिर को हिलाते हुए हाँ करती है और प्रियंका पूछती है कि वह व्यक्ति कौन था और वह डरते हुए रोते हुए मैंने उसे सीधे तौर पर नहीं देखा, इसीलिए मुझे पक्का पता नहीं। मैंने पहचान पत्र देखने पर जोर दिया लेकिन कर्मचारी ने केवल परिवार का ही नाम बताया। प्रियंका उससे पूछते हुए तो आपके कहने का मतलब है कि जिस दिन जो व्यक्ति मिलने के लिए आया था शायद वह वेंसब्री नहीं था? और वर्कर रोते हुए यह तो हो ही नहीं सकता, मैंने मार्किस की गाड़ी को अस्पताल परिसर में प्रवेश करते हुए देखा था। प्रियंका टेबल पर कुछ रखते हुए ठीक है मैं समझ गई, क्या आप एक पल के लिए मेरे पास में आएंगी? और वह माफी मांगते हुए लेकिन मैंने हर बात में पूरी सच्चाई बताई है। मुझे इस बात का दुख है माय लेडी, लेकिन मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। प्रियंका हल्की सी स्माइल करते हुए ठीक है मैं समझ गई, आपकी सत्यनिष्ठा की मैं सराहना करती हूँ। हमने जो भी बात की है वह गोपनीय होनी चाहिए। और यह सुनकर वह कहती है कि यस माय लेडी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और अब वह वहाँ से चली जाती है। आखिरकार प्रियंका को पता चली जाता है कि उस रात आखिरी बार जो व्यक्ति मैगी से मिलने के लिए आया था वह वेंसब्री परिवार में से ही कोई एक था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है अगले बैंक्वेट में। मारिया को देखकर सभी लेडीज बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि वह काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और उसे देखकर सभी फुसफुसा रही थी कि सच में वह लेडी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। जल्दी ही लेडीज उससे बातें करने लगती हैं। ओह माय लेडी मारिया, यह ड्रेस आप पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, सच में आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। और अचानक से अनाउंस किया जाता है कि विंके सर आ रहे हैं। जल्द ही रिकार्डो और प्रियंका उस पार्टी में आ जाते हैं और उन्हें देखकर मारिया वहां से चली जाती है। और प्रियंका को इस तरह से उदास देखकर रिकार्डो उसके बारे में चिंतित था कि क्या वह ठीक तो है। और अचानक से वहां पर कई जेंटलमैन आते हुए, ओ लॉर्ड विंके सर, मेरी छोटी बहन ने हाल ही में प्रथम नाइट ऑर्डर में प्रवेश लिया है, मैं उसे आपकी देखरेख में सौंप रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे मेरे चचेरे भाई को भी अभी अभी वहीं पर रखा है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप उसका भी ख्याल रखेंगे। रिकार्डो, मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने इतने अच्छे नौजवानों को इस संस्था में सौंपा है। और उसे बातें करते हुए देखकर प्रियंका वहां से चली जाती है। उसके साथ इस तरह का व्यवहार पहली बार किया जा रहा था। हालांकि उसे लगता है कि किसी के साथ मेलजोल करना उसके लिए थोड़ा अजीब हो सकता है कि क्योंकि उसके बारे में अफवाहें फैली हुई है कि उसने मारिया की माँ को जहर दिया है। लेकिन प्रियंका इसमें कुछ कर भी नहीं सकती थी। और अचानक से रेनाल्डो वहां पर आते हुए, माय लेडी, क्या आप आज की शाम का मजा ले रही हैं? लेकिन प्रियंका को समझ में नहीं आ रहा था कि रेनाल्डो ऐसा क्यों कर रहा है। वह कितनी सावधानी पूर्वक उससे बात कैसे कर रहा है। उसका एक संदिग्ध अभी अभी मेरे सामने आया था, अब उसके सामने मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन इस समय वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। और वह स्माइल करते हुए, जी हाँ, मेरी शाम बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है और यह कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।